हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस रजत खनेजा और लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 13 को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 मैंने बनाया था सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1, 2, 3 और 3A के बारे में। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में बना रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब सेक्शन 4 सेक्शन 13 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि डिफरेंट मेजर्स डिफाइन करता है जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हैं ताकि वो अपना लोन रिकवर कर पाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बहुत मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके प्रैक्टिकल यूजेस भी बताए हैं, तो आराम से पूरा एंड तक देखिएगा। और शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, जो मैं हर बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड मैंने डेटा है या जो भी पास चीजें हैं, वो मैंने लिंक डाल दिया है। और पार्ट 1 जो वीडियो है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 4 जो है सेक्शन 13 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कि डिफरेंट मेजर्स दिए गए हैं जो कि एक सिक्योर क्रेडिटर अडॉप्ट कर सकता है टू रिकवर दी लोन। अगर जैसे कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसके अंदर 13(4) के ही मीडियम के थ्रू डिफरेंट मेजर्स के थ्रू सिक्योर क्रेडिटर जो है अपने लोन को रिकवर कर सकता है। सेक्शन 13(4) को डिस्कस करने से पहले की जो स्टेप्स हैं वो भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि 13(4) हम अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहली स्टेप जो मैंने आपको, जैसे पहले भी पार्ट 1 में अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे ही किसी बोरोअर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया रीपेमेंट करने में लोन की, और वो जो अकाउंट है, जो लोन का अकाउंट है, वो जो सिक्योर क्रेडिटर है उसको एनपीए डिक्लेयर कर देता है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, हम उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि एनपीए जो है कैसे डिक्लेयर करते हैं और एनपीए के क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि डिफॉल्ट हो गया है और जो सिक्योर क्रेडिटर है उसने उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे ही ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो सेक्शन 13(2) के अंदर सिक्योर क्रेडिटर एक नोटिस इशू कर देता है। उस नोटिस के अंदर जो है 60 डेज का टाइम दिया जाता है बोरोअर को कि वो जो अपनी लायबिलिटी है, जो उसने डिफॉल्ट किया है लोन रीपे करने में या उसकी इंस्टॉलमेंट देने में, उस लायबिलिटी को पूरे का पूरा डिस्चार्ज करे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। अब जैसे ये नोटिस इशू हो गया, सेकंड स्टेप क्या आती है? सेकंड स्टेप ये होता है कि एक राइट दिया गया है बोरोअर को सेक्शन 13(3)(a) के अंडर कि जैसे वो नोटिस को रिसीव करता है वो एक रिप्रेजेंटेशन या एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है कि जैसे बैंक ने गलती से एनपीए डिक्लेयर किया है या कुछ बैंक के पार्ट पे डिफॉल्ट हुआ है या कुछ भी रीजंस जो भी उसको अपने रिप्रेजेंटेशन देनी है या कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है, वो उस ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकता है। वो जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है, अगर वो बैंक एक्सेप्ट कर लेता, जो सिक्योर क्रेडिटर बैंक मैं इसलिए बोल रहा हूँ जनरली क्योंकि बैंक जो है इन चीज़ों को यूज़ करता है, तो आप सिक्योर क्रेडिटर और बैंक को जहाँ मैं बोल रहा हूँ आप इंटरचेंजेबली समझ लीजिएगा। बट सिक्योर क्रेडिटर का जो टर्म है इट्स अ वाइडर टर्म। ये सिक्योर क्रेडिटर के बैंक्स भी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, बट लेट्स से अगर मैं बोल देता हूँ बैंक भी, तो आप यही समझिएगा सिक्योर क्रेडिटर की बात हो रही है। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे ही अगर जब फाइल होती है रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन, अगर बोरोअर फाइल करता है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है सिक्योर क्रेडिटर तो ठीक है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको 15 डेज के अंदर जो है फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन, 15 डेज के अंदर जो रीजंस है रिजेक्शन के वो कम्युनिकेट करने होते हैं बोरोअर के। और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माडिया केमिकल्स लिमिटेड के केस में कहा हुआ है, तो ये करना ही करना है। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन फाइल करता है बोरोअर, तो 15 डेज के अंदर, अगर रिजेक्शन हुआ है तो 15 डेज के अंदर आप ये जो सिक्योर क्रेडिटर हैं उनको इसका रिजेक्शन के जो रीजंस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। अब लेट्स से रिजेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन का रिजेक्ट भी कर दिया सिक्योर क्रेडिटर ने, और 60 डेज जैसे एक्सपायर हुए उसके बाद रिजेक्शन इज बीच में ही हो रहा है रिजेक्शन इन 60 डेज के। और जैसे ही 60 डेज का टाइम जो 13(2) में जो नोटिस इशू हुआ था उसके अंदर जैसे ही 60 डेज का टाइम एक्सपायर होता है, वैसे ही 13(4) जो है पिक्चर में आ जाता है। तो 13(4) जैसी पिक्चर में आया, यहां पे बैंक के पास पावर आ गई, कुछ राइट्स आ गए कि वो अपने लोन को रिकवर करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस स्टेज तक 13(4) से पहले की स्टेज तक
जब तक ये 60 डेज का टाइम भी चल रहा है, 13(4) की जब तक स्टेज नहीं आई है तब तक ध्यान रखिएगा बोरोवर के पास कोई भी राइट नहीं है कहीं भी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। कोई भी डीआरटी में वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है कि बैंक ने गलत किया है या ये नोटिस गलत है। यहां तक कोई भी राइट टू चैलेंज नहीं है बोरोवर के पास। तो आइए 13(4) अब डिस्कस करते हैं कि 13(4) है क्या। सेक्शन 13(4) जो है डिफरेंट मेजर्स जो है वो बताता है जो कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको अडॉप्ट कर सकता है अपने लोन को रिकवर करने के लिए। ये एक बहुत ही वाइड पावर है जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी गई है, और ये पावर देनी जरूरी भी है। रीजन भी कि जो उसने लोन दिया है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने लोन दिया है या डेट दिया है, क्योंकि अगर वो अटक गया, वो पैसे अगर अटक गए तो ऑब्वियसली वो एसेट जो, बिकॉज ये जो लोन्स होते हैं ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के एसेट्स होते हैं, अगर ये एसेट ही अगर अटक गए तो जो उनका लेंडिंग का काम है, जो उनकी जो लिक्विडिटी है वो भी स्टक हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि राइट देता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कुछ भी मेजर्स लेने के लिए ताकि वो अपने लोन को रिकवर कर पाए। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इन केस द बोरोवर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इन फुल, ध्यान रखिएगा पूरी की पूरी लायबिलिटी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(2), मतलब जो मैंने आपको नोटिस बताया था, जो नोटिस इशू होता है तो कि 6 जो कि टाइम हो गया 60 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, द सिक्योर्ड क्रेडिटर में टेक रिकोर्स टू वन और मोर, मतलब एक या एक से ज्यादा ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू रिकवर हिज सिक्योर्ड डेट। तो एक या एक से ज्यादा का मतलब ये क्या है, चॉइस अवेलेबल है। सिक्योर्ड बोरोवर के सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास चॉइसेस हैं कि वो इनमें से कोई भी एक या चारों के चारों या दो या तीन, जो भी कॉम्बिनेशन उसको ठीक लगे उनको अडॉप्ट कर सकता है इन मेजर्स को, ताकि वो अपने लोन को जो है, सिक्योर्ड डेट को जो है रिकवर कर पाए। तो ये 4 मेजर्स हैं जो कि दिए गए हैं सेक्शन 13(4) के अंदर। पहला क्या है, सबसे पहला 13(4)(a) में है पोजेशन ले लेना। जो सिक्योर्ड एसेट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, उसकी 13(4) के अंडर 13(4)(a) के अंडर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो पोजेशन ले सकता है। और पोजेशन ही नहीं, पोजेशन के साथ साथ उसके पास राइट भी आ जाता है टू ट्रांसफर दैट सिक्योर्ड एसेट बाय वे ऑफ लीज, या वो लीज पे भी दे सकता है, या उसकी असाइनमेंट कर सकता है, या उसकी सेल कर सकता है, मतलब बेच भी सकता है, ताकि वो अपने लोन को रिकवर कर पाए। तो ये बहुत ही, ध्यान रखिएगा, बहुत ही वाइड पावर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो कि बैंक को दी गई हैं। 13(4)(a) के अंदर जैसे मैंने आपको बताया पोजेशन भी मिल सकती है, पोजेशन के साथ साथ राइट टू ट्रांसफर भी आ जाता है। सेकेंड है टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट 13(4)(b) के अंडर। अब लेट्स से जो एसेट है वो किसी बिजनेस के अंडर है, ठीक है, किसी बिजनेस के अंडर है, तो बिजनेस की भी मैनेजमेंट जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक ओवर कर सकता है। तो और मैनेजमेंट टेक ओवर करने के साथ साथ उसके यहां भी एक और राइट आता है, राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट। मतलब यहां भी जो है एसेट बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है और जो एसेट है उसको बेच सकता है ताकि वो अपने डेट को रिकवर कर पाए सिक्योर्ड क्रेडिटर। थर्ड जो है मैनेज का मतलब किसी भी पर्सन को सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। तो 13(4)(c) के अंदर मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योर्ड एसेट की बात करी जाती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैनेज तभी कर पाएगा जब पोजेशन लिया होगा। अगर सिक्योर्ड एसेट का पोजेशन ही नहीं लिया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 13(4)(c) तभी पिक्चर में आएगा जब 13(4)(a) और 13(4) या 13(4)(b) एक्सरसाइज कर लिए गए हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है 13(4)(a), 13(4)(c) का, या 13(4)(a)(b) और 13(4)(c) का, मतलब इनका कॉम्बिनेशन जनरली बोरोवर अडॉप्ट करता है। ऑब्वियसली क्योंकि पोजेशन लेगा तो किसी ना किसी को तो अपॉइंट करेगा ना टू मैनेज दैट सिक्योर्ड एसेट। तो 13(4)(c) पिक्चर में आता है 13(4)(a) या 13(4)(b) के बाद। और लास्ट जो है वो है 13(4)(d), जब इसका मतलब है पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे किसी सिक्योर्ड एसेट को लेट्स से बोरोवर ने बेच दिया, अब बेचने के बाद 50%, लेट्स से 50%, फॉर एग्जांपल 50% पेमेंट उसने ले ली, 50% पेमेंट अभी रुकी हुई है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा राइट है कि रिटन नोटिस देके उस थर्ड पर्सन को जिसको बोरोवर ने सिक्योर्ड एसेट बेचा है उसको बोले कि जो भी बैलेंस पेमेंट है वो आप बोरोवर को ना करके आप हमें करिए, और हमें अब जब पेमेंट करेंगे तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे टुवर्ड द सिक्योर्ड डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। और इसके साथ अब हम जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 भी पढ़ेंगे, क्योंकि
इसका रिलेवेंट पार्ट जो हम पढ़ेंगे अभी इस वाले वीडियो के अंदर 13.5 के अंदर ये होता है कि अगर लेट्स से जो थर्ड पार्टी है जिसने बोरोअर को पैसे देने थे और बोरोअर को ना देके बैंक के सिक्योर्ड क्रेडिटर के कहने पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे दे दिए ताकि वो सिक्योर्ड डेट को सेटिस्फाई कर पाए, तो उसमें उसका वैलिड डिस्चार्ज होता है। वैलिड डिस्चार्ज मतलब उसके बाद उस थर्ड पार्टी को बोरोअर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पैसे दे रहा है तो एक तरीके से वो पैसा जो है बोरोअर को ही दिया जा रहा है, मान लिया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो ये चारों आई होप क्लियर हो गए हैं। इसका मतलब मेन जो इंटेंट है इस सब सेक्शन का वो यही है कि हमें सिक्योर्ड क्रेडिटर को इनेबल करना है ताकि वो अपने जो उसका लोन है उसको रिकवर कर पाए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत ही वाइड पावर्स दी गई हैं और डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी मेजर को अडॉप्ट कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिकवर इट्स मनी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो 13.4 A, B, C, D के अंदर जो चीजें हैं, जो मेजर्स हैं, उनका थोड़ा सा हम हल्का थोड़ी बहुत डिटेल्स पता कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आ पाए। 13.4 A जैसे पोजेशन की मैं बात करता हूं तो पोजेशन जरूरी नहीं है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन हो, वो पोजेशन सिंबॉलिक पोजेशन भी हो सकती है। सिंबॉलिक और इसको हम कंस्ट्रक्टिव, कहीं कहीं लोग इसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक्चुअल फिजिकल पोजेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई घर था जो कि मॉर्टगेज था लोन के अगेंस्ट, उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था सिक्योर्ड क्रेडिटर का। लेट्स से उस वाले लोन में डिफॉल्ट हो गया। अब जैसे उस लोन में डिफॉल्ट हुआ और 13.2 का नोटिस वोटिस जो भी है सब इशू हो गया है और उसके बाद भी पैसा नहीं आया है, तो एक्चुअल फिजिकल पोजेशन जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर ले सकता है 13.4 A के अंदर। अब एक्चुअल फिजिकल पोजेशन का मतलब उस घर के अंदर घुस के उस घर का पोजेशन लेना, उसको सील भी कर सकता है, उसमें अपने मैनेजर को भी बिठा सकते हैं और उसमें लॉक भी लगा सकते हैं। मतलब एक्चुअली पोजेशन जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के हाथ में आ गई, मतलब प्रॉपर्टी जो है पोजेशन में आ गई सिक्योर्ड क्रेडिटर के। सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये है कि आपने एक्चुअल पोजेशन तो नहीं ली, बट हाँ लेट्स से इसी घर के बाहर, जो हमने भी डिस्कशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन आपको एग्जांपल दिया है, उस घर के बाहर एक नोटिस लगा देगा सिक्योर्ड क्रेडिटर की, हाँ ये जो बैंक है, ये जो घर है, ये जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर, ये जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर के पोजेशन में है। मतलब एक्चुअल तो नहीं लिया, बट हाँ एक नोटिस लगा दिया, एक कम्युनिकेशन कर दी टू द पब्लिक कि भाई ये जो हाउस है, ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है इज इन द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होती है कि मतलब एक्चुअल पोजेशन नहीं है बट कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक पोजेशन है। एक केस भी था कथाइकल टी प्लांटेशन का वर्सेस SBI। इस केस में भी यही बोला गया था कि अगर राइट टू ट्रांसफर, जैसे राइट टू ट्रांसफर की हम बात करते हैं 13.4 A में मैंने आपको बताया कि पोजेशन के साथ साथ राइट टू ट्रांसफर भी आ जाता है। तो जरूरी नहीं राइट टू ट्रांसफर तभी आप एक्सरसाइज करोगे जब एक्चुअल फिजिकल पोजेशन लियो। अगर आपने सिंबॉलिक पोजेशन भी लिया तब भी आप जो है उसको बेच सकते हो या लीज पे दे सकते हो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने यही बात बोली कि देयर इज नो स्टिपुलेशन इन सेक्शन 13.4 or elsewhere that the right to transfer can be exercised only after taking over the actual physical possession. तो अब हम बात करते हैं 13.4 B की। 13.4 B के अंदर दो प्रोविजन हैं कि जो जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अब इसके अंदर क्या, आपने जैसे बैंक ने या सिक्योर्ड क्रेडिटर ने वो टेक ओवर कर लिया मैनेजमेंट का, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके साथ साथ राइट टू ट्रांसफर भी आता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, राइट टू ट्रांसफर आ तो गया है, बट राइट टू ट्रांसफर तभी एक्सरसाइज कर पाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर जब सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो सिक्योरिटी की तरह बैंक जो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसने लिया हो। अब सब्सटेंशियल पार्ट क्या होता है? सब्सटेंशियल पार्ट कहीं डिफाइंड नहीं है, बट जो नॉर्मली डिफरेंट लॉज में या डिफरेंट जजमेंट्स में भी कहा गया है, तो मान के चलते हैं कि 50%, मोर देन 50% इज द सब्सटेंशियल पार्ट। ठीक है, अब लेट्स से मोर देन 50% सब्सटेंशियल पार्ट जो है हेल्ड एज अ सिक्योरिटी की तरह रखा गया है बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तभी जो है राइट टू ट्रांसफर जो है एक्सरसाइज कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड प्रोविजो की। सेकंड प्रोविजो कहता है कि वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द होल ऑफ द बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस सेवरेबल मतलब डिवाइड किया जा सकता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर उसी पार्ट की मैनेजमेंट को टेक ओवर करेगा, उसी पार्ट ऑफ द बिजनेस को की मैनेजमेंट टेक ओवर करेगा जो कि रिलेटेबल है टू द सिक्योरिटी ऑफ द डेट। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में दो लेट्स से लाइन ऑफ बिजनेसेस थे, एक जिसमें मान के चलिए शू बिजनेस था और एक में लेट्स से बैग्स की डिवीजन थी। अब जो लोन लिया गया था
वो लिया गया था शू बिजनेस के लिए, ठीक है। और ये आराम से आप सेवरल इनको आप डिवाइड भी डिस्टिंक्शन प्रॉपर्ली किया जाता है। ये डिफरेंट मैनेजमेंट इसको हैंडल कर रही है और डिफरेंट मैनेजमेंट हैंडल कर रही है। लेट्स से ये ए कर रही है, बी कर रही है। तो आपने लोन जो लिया था वो लिया था शू बिजनेस के लिए और इसमें डिफॉल्ट हो गया, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो खाली इसी बिजनेस की मैनेजमेंट को टेक ओवर करेगा। तो इस प्रोविजन का मतलब ये है। नेक्स्ट मैंने 13(4)(c) आपको बताया था, वो तभी इट कम्स इनटू प्ले आफ्टर द सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक्स पोजेशन अंडर 13(4)(a) और 13(4)(b) में टेक ओवर करता है मैनेजमेंट का। अब लास्ट जो मेजर है उसकी बात करते हैं 13(4)(d) की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लेट्स से एक जो बोरोअर है उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर से लोन ले रखा है और उसने क्या किया कि उस एसेट को, उस सिक्योर्ड एसेट को बेच दिया विद द कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए जनरली क्या होता है कि जो कंसेंट होती है वो बोरोअर को लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो होता है उसी के अंदर उसके अंदर जो है एक कंडीशन डाल दी जाती है कि भाई कोई भी अगर आप एसेट बेच रहे हैं, सिक्योर्ड एसेट अगर आप बेचेंगे तो आप हम पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर की रिटन कंसेंट लेंगे। ये एक स्टिपुलेशन पहले डाल दी जाती है, चाहे वो 13(2) का नोटिस इशू हुआ हो या नहीं हुआ हो। ये जो परमिशन है ये बहुत बिल्कुल मैंडेटरी है, अनलेस वो जो सेल परचेज हुआ है सिक्योर्ड एसेट का वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो। तो अभी डिस्कस करते हैं वो भी। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि लेट्स से जो बोरोअर है उसने सिक्योर्ड एसेट को बेच दिया, ठीक है। अब बेचने के बाद कुछ पैसा लेट्स से बोरोअर ने जो है, बायर ने जो है इसको बोरोअर को दे दिया, लेट्स से फॉर 50% पैसा दे दिया, 50% ड्यू है अभी। तो अब जो है डिफॉल्ट हो गया, 13(2) का नोटिस इशू हो गया, 60 दिन भी एक्सपायर हो गए। तो जैसे 13(4) पिक्चर में आया तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उसके पास पूरा पूरा राइट है इस बायर को बोलने का कि जो 50% बैलेंस पेमेंट है वो आप हमें कर दीजिए, 50% बैलेंस पेमेंट आप हमें कर दीजिए। और वो जो 50% जो पैसा बायर जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर को देगा, वो अमाउंट जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर उसके डेट में, जो डेट उसने दिया है बोरोअर को, उसमें एडजस्ट कर देगा। ये पूरा पूरा राइट है, इसको रिटन नोटिस में देके इस बायर से वो पैसा ले सकता है। तो ये जो है 13(4)(d) बोलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट 13(4)(d) के लिए, कि सिक्योर्ड एसेट जो है जो 13(2) में जो नोटिस इशू हुआ है वो पहले भी सिक्योर्ड एसेट को बेच सकता है और बाद में भी बेच सकता है, ठीक है। अगर बाद में बेच रहा है, देखिए तो बाद में बेचने के लिए तो सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 13 पिक्चर में आ जाता है, जिसमें साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है कि आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द 13(2) तो आपको परमिशन लेनी ही लेनी है अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर से सिक्योर्ड एसेट को बेचने के लिए। 13 क्या कहता है कि नो बोरोअर शेल आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ नोटिस रेफर्ड इन सेक्शन 13(2) ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, लीज और अदरवाइज other than an ordinary course of his business any of his secured assets referred to in the notice without prior written consent of the secured creditor। तो मतलब अगर इश्यूएंस हो गया है 13(2) के अंदर नोटिस का, तब तो परमिशन लेनी ही लेनी है सिक्योर्ड एसेट को बेचने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए बाय वे ऑफ सेल, लीज और अदरवाइज। मैं आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर का मतलब बेचना भी हो गया या लीज भी हो गया, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं बेचना बोल रहा हूं तो इट मींस ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल भी हो सकता है, लीज भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। और एक चीज और है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज बेची खरीदी जा रही है, सिक्योरिटी खरीदा भी चल रहा है, तो उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, लेट्स से आपका शू का बिजनेस था, तो अगर स्टॉक के ऊपर कोई हाइपोथिकेशन क्रिएटेड है तो आप जरूरी नहीं कि आप कोई भी पेयर ऑफ शूज बेचेंगे तो आपको बैंक से सिक्योर्ड एसेट क्रेडिटर से कोई परमिशन लेनी है। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई चीजें हो रही हैं तो उसके लिए परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं हो रही हैं तब आपको कंसेंट लेनी है, चाहे नोटिस इशू हुआ हो या ना इशू हुआ हो। अगर नोटिस इशू हो गया है उसके बाद बेच रहे हैं तो सेक्शन 13 जो है वो पिक्चर में आ जाता है, तब तो आपको लेनी ही लेनी है एज पर एक्ट। और अगर प्रायर टू इशुएंस ऑफ ऑफिस ये नोटिस हो रहा है तो एज पर सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो है वो आप देखेंगे। बट जनरली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो ये स्टिपुलेशन, ये कंडीशन डालता है कि अगर आप कोई भी सिक्योर्ड एसेट अगर आप बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपको हमसे पहले परमिशन लेनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब वही होता है कि व्हेन बोरोअर सेल्स और ट्रांसफर एन एसेट एज पार्ट ऑफ देयर टिपिकल बिजनेस एक्टिविटीज, एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स। 13(4)(d) के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि पेमेंट जो है
सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है बायर से ले सकता है, जो भी ड्यू होगी या देनी होगी बोरोवर को। तो वो जैसी पेमेंट हो जाती है, वो जैसे ही पेमेंट बायर जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कर देता है, तो 13(5) के अंडर उसका वैलिड डिस्चार्ज हो जाता है। उसका मतलब ये है कि एक तरीके से जो पैसा उसने सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया है, जो बकाया पैसा था, वो मान लिया जाता है कि उसने बोरोवर को ही दिया है, तो उसका वैलिड डिस्चार्ज होता है। उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स दी बोरोवर और एनी अदर पर्सन टू पे द ड्यू अमाउंट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी पीपीटी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, उसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और पार्ट 1 का लिंक भी, जो पार्ट 1 जो हमने सेक्शन 13 का 1 सब सेक्शन 1, 2 और 3 और 3A जो हमने डिस्कस करे थे, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।